Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. चलिए, today's topic is ray diagram of convex refracting surface when object is placed in rare medium and forms real image देखिए यहां पर तुम्हें क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट्स को कैच करना है। सबसे पहले कैच करोगे कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा है, कन्वेक्स है। फिर कैच करोगे कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, रेयर मीडियम में रखा गया है। थर्ड कैच करोगे कि इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। ठीक है, तो यहां पर अब हम सरफेस कैसा ले, सबसे पहले सरफेस लेंगे कन्वेक्स, और ये जो कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सिंगल साइड लेनी है, और पीछे पूरी की पूरी जो साइड होएगी बेटा, ये पूरी की पूरी साइड कैसी होएगी, डेंस होएगी। ये पूरा रेयर मीडियम होगा जिसको मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहा हूँ μ1, और इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ले रहा हूँ μ2। दिस इज द रेयर साइड, दैट इज द डेंसर साइड, एंड दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने ली। ऑब्जेक्ट को जो रखा जा रहा है वो रेयर मीडियम में रखा जा रहा है यहाँ पर, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है दैट इज द पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट, छोटा सा पॉइंट साइज का एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है यहां तक? अब स्टार्टिंग कैसे करनी है बेटा, यहां से हम इंसिडेंट लाइट लेकर आएंगे। जो लाइट अप्रोच करेगी टूवर्ड्स द लेंस तो वो इंसिडेंट लाइट होगी। हमें मिनिमम दो लाइट चाहिए, दो इंसिडेंट लाइट चाहिए। क्योंकि हमें क्यों दो इंसिडेंट लाइट चाहिए, ऑलरेडी तुम देख चुके हो, कंडीशंस तुम्हें पता है कि जब दो रिफ्रैक्टेड लाइट इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट पर इमेज बनती है। जब दो रिफ्रैक्टेड लाइट इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पर इमेज बनेगी। तो दो रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए दो इंसिडेंट लाइट होनी जरूरी है। तो एक इंसिडेंट लाइट ये रही, और एक इंसिडेंट लाइट को किसी प्रिंसिपल एक्सिस पे चला दो। प्रिंसिपल एक्सिस पर चलने वाली जो इंसिडेंट लाइट होती है, यहां से लेके यहां तक इंसिडेंट लाइट है। उसके बाद इन द डेंसर मीडियम में इसको रिफ्रैक्टेड लाइट माना जाता है कि डेंसर में ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, बट ये डेविएट नहीं होती अपने पाथ से। क्यों डेविएट नहीं होती? क्योंकि ये नॉर्मल पे, नॉर्मल नहीं कह सकते, तो प्रिंसिपल पर आ रही है। जौन सी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पे ट्रेवल करती है, ये देखो इंसिडेंट लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे ट्रेवल कर रही है, तो ये आगे डेविएट नहीं होगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही चलेगी। ठीक है, तो यहां तक रेयर मीडियम में इंसिडेंट लाइट है और डेंसर मीडियम में वो रिफ्रैक्टेड बन गई। लेकिन ये वाली जो इंसिडेंट लाइट है ये प्रिंसिपल पर नहीं आ रही, तो ये कुछ एंगल पर आ रही है, तो इसको बेंड होना पड़ेगा। जाना तो ये भी सीधा जाती है, ये चाहती है कि मैं भी ऐसे सीधी चली जाऊं, ठीक है, अपना पाथ को चेंज ना करूं, लेकिन इट विल चेंज इट पाथ। क्यों चेंज क्यों करेगी? बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। अगर ये रेयर से डेंसर में कन्वर्ट हो रही है और जा रही है, तो वी हैव टू ड्रॉ नॉर्मल ऑन दैट पॉइंट।
इस पॉइंट पे तुम्हें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आंसर है नॉर्मल किधर ड्रॉ करें, नॉर्मल कहां से पास होगा, तो उसका आंसर है नॉर्मल हमेशा पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसका सेंटर कैसे लेंगे, अब देखो ये जो कर्वेचर है ये किसी ना किसी तो सर्कल का पार्ट होगा, ये एक सर्कल होगा, ठीक है, उसका कहीं पे मान लो ये सेंटर आ रहा है, दैट इज द सेंटर सी। तो यहां से वो नॉर्मल पास होगा लाइक दिस, ये नॉर्मल क्रॉस हो गया यहां से, ठीक है। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये लाइट को ऐसे जाना था। रूल कहता है व्हेनेवर लाइट passes through rare to denser it will bend towards the normal, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम नॉर्मल की तरफ बेंड तो करेंगे लाइट को, लेकिन ध्यान रखना कि रियल इमेज चाहिए तुम्हें, तुम्हें जो इमेज बनानी है वो रियल बनानी है। तो रियल इमेज का मतलब है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इमेज इधर बननी चाहिए, दूसरी तरफ इमेज बननी चाहिए, तो तुम्हारी इमेज रियल बनेगी। रिफ्रैक्शन के केस में अगर मिरर होता, रिफ्लेक्शन होती, तो फिर ऑन फ्रंट बनता, बिल्कुल सामने आती, लेकिन ये रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्ट कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो रियल इमेज इधर होगी, दूसरी तरफ होगी। तो दूसरी तरफ इमेज कैसे बनेगी, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि दो रिफ्रैक्टेड लाइट, दो रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट जब करेंगी उस पॉइंट पर इमेज बनेगी। तो एक रिफ्रैक्टेड रे तो ये जा रही है, देखो ये रिफ्रैक्टेड रे है, अब एक इंसिडेंट रे ये है, लेकिन अब इस मीडियम में जो रे आएगी बेंड होने के बाद वो रिफ्लेक्टेड होगी, तो उसको इतना बेंड करो इस नॉर्मल की तरफ कि वो इस प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर ले। तो मैंने उसको ये बेंड किया, थोड़ा दूर करते हैं, ये लो, ये स्केल से बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, मेरे से ये स्ट्रेट लाइन नहीं आई है, स्केल से बनाने पर ही आएगी स्ट्रेट। आई विल ट्राई, लीजिए, तो ये जो लाइट है बेटा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला तुम्हें, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, यहां पर इमेज बनेगी आई। लो डायग्राम कंप्लीट हो गया, इमेज हमारी बन चुकी है। अगर डायग्राम कंप्लीट है, इमेज बन गई है, कैसी इमेज बनी है, दूसरी तरफ बनी है, ऑब्जेक्ट इधर था, इमेज इधर आई है, तो ये इमेज कैसी है, रियल है, ठीक है। तो इस लाइट को इतना बेंड करो टुवर्ड्स द नॉर्मल कि ये यहीं पर ही प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं कट करे और अपना हमें इमेज दे दे। क्यों, एक रिफ्लेक्टेड लाइट ये रही और एक रिफ्लेक्टेड लाइट ये रही, तो यहां पर दोनों इंटरसेक्शन से इमेज क्रिएट करेंगे। नाउ अब इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं। कैलकुलेशन या रिलेशन between u, v and f or r, u, v and r। तो क्या रिलेशन होगा बेटा, ध्यान से देखना। यहां पर मैं एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करता हूं, ये मेरा अगर एक पॉइंट P है तो इसको n ले लेता हूं, बट assumption रहेगी मेरी ये जो P और N है ये बहुत पास हैं एक दूसरे के, तो इनके डिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान के चलना, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल मान के चलेंगे तभी हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो पाएगी। और हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का उसको u से लेते हैं, जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसको v से लेते हैं, और जो सेंटर तक का डिस्टेंस है रेडियस उसको r से लेते हैं। अब इस साइड वाले जो डिस्टेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग, और इस साइड वाले जो डिस्टेंसेस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ये अब हमको पता है। तो यहाँ पर हमने अब रिलेशन बनानी है u, v और r में, ये u है, ये v है, ये r है। इसी के साथ ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनता है बेटा वो अल्फा बनता है,
इमेज के साथ जो एंगल बनता है वो बीटा बनता है, और ये हो गया हमारे लिए Q, ले लो इसको, नेट इज द Q। और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है ये गामा बनता है, गामा। अल्फा बीटा गामा ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होंगे सारे डायग्राम्स में। ऑब्जेक्ट के साथ बनने वाला एंगल अल्फा होगा, इमेज के साथ बनने वाला बीटा होगा, नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल गामा होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लो। नाउ हम लेते हैं यहां पर एज्यूम फॉर वेरी स्मॉल एंगल, assume for very small angle sin I can be written as I or tangent I, sin R can be written as R or tangent of R। ठीक है, ये हमने एज्यूम करा, बट एज्यूम कब करना है? स्मॉल एंगल के लिए। तो यहां पर बेटा एंगल आई कहां पर है बताइए? कहां होता है एंगल आई? बेसिकली हमारा नॉर्मल में और इंसिडेंट लाइट में एंगल आई होता है। ये एंगल आई है, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल आई। एंगल आर कहां पर होता है? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट में। ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड है, दिस इज द नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड है, तो ये एंगल आर है, एंगल आर। तो एंगल आई और एंगल आर हमें नजर आ रहा है यहां पर। आगे स्टार्ट कर देते हैं इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, यहां पर एक और एज्यूम करते हैं, ये एक एज्यूम कर लिया हमने, एक ये assumption लेते हैं, एज्यूम P and N are very close, P and N are very close, तो ये बहुत क्लोज है एक दूसरे के। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई साइन आर इज इक्वल टू इंसिडेंट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लोगे, लेकिन यहां पर 1 2 कैसे लिखोगे? इंसिडेंट लाइट किसमें है? 1 में है, तो 1 को यहां पे लिखो। रिफ्रैक्टेड लाइट कौन से मीडियम में है? 2 में है, तो 2 को यहां पे लिखो। उसके बाद साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो क्या करेंगे देखना, जिस मीडियम में इंसिडेंट लाइट होती है वो वाला मीडियम डिवाइड में लिखा जाता है, तो ये वाला मीडियम डिवाइड में, और जिसमें रिफ्रैक्टेड होती है वो ऊपर लिखा जाता है। तो इस फॉर्मूले को ऐसे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर assumption है कि sin i को हम i लिख सकते हैं, तो यहाँ पर sin i को क्या लिखोगे? i, यहाँ पर r लिखोगे, इज इक्वल टू μ2 by μ1। दिस इंप्लाइज, यहां से इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी क्या? दिस इंप्लाइज μ1 i इज इक्वल टू μ2 r, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ये एक इक्वेशन बन गई, μ1 i एंड μ2 r। हाँ जी, यहां तक बेटा क्लियर है? बोर्ड तुम्हें क्लियर नजर आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि ब्लर नजर आ रहा हो? हाँ जी, क्लियर है सर। क्लियर है ना बेटा? इन डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से कर लो, ये आने वाली डेरिवेशंस हैं। ठीक है, और कांसेप्ट्स क्रिएट कर लो कि ये हमने हर डेरिवेशन में assumption लेनी है, सब में सेम assumption लेनी होती है ये वाली। ठीक है, उसके बाद यही स्टेप है कि स्नेल्स लॉ लगेगा। स्नेल्स लॉ लगाना भी बहुत इजी है। जिस मीडियम में तुम्हारा इंसिडेंट लाइट है वो वाला मीडियम यहाँ पे लिख दो, और जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड लाइट है उस वाले मीडियम को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो यहाँ पर। और अगर किसी को स्नेल्स लॉ में अभी भी डाउट है, फिर वो 10th क्लास की वीडियो एक बार चेक करना, तुम्हारा स्नेल्स लॉ बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके,
तो मैं यही कहता हूँ तुम 1-2 दिन लगा के फटाफट से 10th क्लास की वीडियोस खत्म कर दो। ट्यूटोरियल्स में तुम्हारे को 10th क्लास की वीडियोस मिल रही हैं, जो ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं उसमें 10th क्लास की ही वीडियोस आ रही हैं, बट तुम खुद के लेवल पर ही फटाफट उन्हें कंप्लीट करो और इन लाइव क्लासेस के अंदर तुम ये सारे कंसेप्ट्स को फिर अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, मैं बहुत स्लो करवा रहा हूँ, फास्ट नहीं करवा रहा। क्यों? ऑप्टिक्स अच्छे से कर दो। ये तो हमारा लास्ट चैप्टर है ऑप्टिक्स, उसके बाद तो सिलेबस अबाउट फिनिश हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इतने पोर्शन को। मैं डायग्राम को रफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस पोर्शन को छोड़ रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब बेटा यहां तक हमने कर लिया। अब एंगल आई और एंगल आर मेन काम होता है यहाँ पर। ये जिसको ये करना आ गया, ये चारों डेरिवेशंस में तुम्हें करना पड़ेगा, ये अच्छे से समझना। यहाँ पर हम कौन सा एक मैथमेटिक्स का रूल लगाते हैं, कौन सा रूल लगाते हैं कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। अगर ये एंगल है 1 और ये 2 है और ये 3 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये हमारा मैथ का एक रूल इसके अंदर अप्लाई होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखो। यस, नाउ इसके अंदर जो i की वैल्यू हमें चाहिए, i की वैल्यू के लिए सबसे पहले ट्रायंगल को फाइंड आउट करो बेटा, ओ क्यू सी। तो ये कौन सी वैल्यू है? ये वही वैल्यू है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर ये उसका एक एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। इस एंगल को हम किसके इक्वल करेंगे? इन दोनों के सम के इक्वल करेंगे। तो ट्रायंगल मैंने यहाँ पर जो बनाया है ओ क्यू सी, ओ क्यू सी ट्रायंगल के बाहर है एंगल आई, तो एंगल आई किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस गामा के। तो ऐसे ही एंगल आर के लिए जो ट्रायंगल डिसाइड हो रही है, एंगल आर के लिए देखिए कौन सी ट्रायंगल है, सी क्यू आई। तो डेट इज द सी, दिस इज द क्यू, दिस इज द आई। तो सी क्यू आई एंगल में अगर हम चेक करते हैं तो गामा एक्सटीरियर एंगल है और आर प्लस बीटा इंटीरियर एंगल्स हैं। ये तुम्हारे को काम बेटा इसमें अच्छे से करना आना चाहिए, यही काम तुम्हारे को आगे डेरिवेशन को प्रोसीड करवाएगा। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हमने देखी, एक बार आई को एक्सटीरियर एंगल देखा, तो आई के अकॉर्डिंग मैंने आई और आर की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि तुम्हें इक्वेशन 1 में एंगल आई और आर की वैल्यू चाहिए। तो आई की वैल्यू क्या आई? अल्फा प्लस गामा, और गामा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है देख सकते हो इस ट्रायंगल में, सी क्यू आई ट्रायंगल में देखोगे तो गामा एक्सटीरियर एंगल है जिसमें आर और बीटा इंटीरियर एंगल्स के इक्वल है। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। क्लियर? अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दो, पुट वैल्यूज ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन 1। तो म्यू 1 के साथ आएगा आई, आई है अल्फा प्लस गामा, और आर है हमारे पास गामा माइनस बीटा। डन। अब इसे आगे प्रोसीड करो, मल्टीप्लाई कर दो, म्यू 1 अल्फा प्लस म्यू 1 गामा इज इक्वल टू म्यू 2 गामा माइनस म्यू 2 बीटा। ओके, नाउ इधर लेकर आते हैं, गामा कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा म्यू 1 माइनस म्यू 2 गामा, और इसको इधर लेकर आए हो, इसको इधर लेकर आते हैं, तो ऑलरेडी माइनस म्यू 2 बीटा है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस म्यू 1 अल्फा, ये आ जाएगा। तो दिस इज द म्यू 1 माइनस म्यू 2 गामा इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा म्यू 2 बीटा प्लस म्यू 1 अल्फा, माइनस कॉमन आ गया, इस माइनस को इधर ले आके मल्टीप्लाई कर दो, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, म्यू 2 माइनस म्यू 1 गामा इज इक्वल टू म्यू 2 बीटा प्लस म्यू 1 अल्फा, ये आ जाएगा। अब बेटा यहां पर मैं इसको रफ कर रहा हूं इस पोर्शन को, तो अब यहां पर देखिए ये जो गामा बीटा और अल्फा है, बस ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आंसर आ जाएगा।
यहां पर अगर मैंने अभी लिखी थी, एक अजम्पशन लिखी थी कि मैं टेंजेंट ऑफ अल्फा को चाहूं तो अल्फा लिख दूं, अल्फा को चाहूं तो टेंजेंट अल्फा लिख दूं, साइन आई को आई लिख दूं या आई को साइन आई लिख दूं, कुछ भी लिख सकता हूं। क्यों? कंडीशन लगा रखी है हमने वेरी स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल्स में हम ये काम कर सकते हैं। तो जहां पर गामा है, जहां पर बीटा है और जहां पर अल्फा है, इसको टेंजेंट गामा, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फा लिख दो। तो ये बन जाएगा μ2 माइनस μ1 टेंजेंट ऑफ गामा, ये बन जाएगा μ2 टेंजेंट ऑफ बीटा प्लस μ1 टेंजेंट ऑफ अल्फा, ये आ जाएगा। अब टेंजेंट ऑफ गामा, गामा देखिए कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, इस ट्रायंगल का पार्ट है गामा। तो यहां पर ट्रायंगल ढूंढ लो, राइट ट्रायंगल, ये बन रही है तुम्हारी QNC। तो μ2 माइनस μ1 टेंजेंट गामा, गामा वाली ट्रायंगल देखो बेटा, ये QNC ट्रायंगल को देखो, तो QN परपेंडिकुलर है, ठीक है, और NC बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया टेंजेंट गामा, ठीक है। ऐसे ही μ2 बीटा वाली ट्रायंगल देख लो, ये भी बीटा वाली ट्रायंगल, QN दोबारा से परपेंडिकुलर है, NI बेस है, प्लस μ1 अगेन टेंजेंट अल्फा, अल्फा वाली ट्रायंगल देखो, QN अगेन परपेंडिकुलर, NO इज अ बेस। तो QN से QN कैंसल आउट हो गया, ये आ गया μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय NC, ये आ गया μ2 डिवाइडेड बाय NI, ये आ गया μ1 डिवाइडेड बाय NO। ओके, उस पोर्शन को मैं डिलीट कर रहा हूं। नाउ NC की वैल्यू चेक करो बेटा, इसमें NC की वैल्यू है R। अब इस साइड वाली वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और इस साइड वाली नेगेटिव होती हैं, तो R पॉजिटिव साइड में है तो R को पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू μ2 NI V है, ये भी पॉजिटिव है, तो μ2 डिवाइडेड बाय V। दिस μ1 NO नेगेटिव है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस U1 μ1 U। तो ये बेटा तुम्हारा आंसर आ गया, दैट इज द फाइनल आंसर। अब इसमें एडवांटेज क्या है, आने वाली जो और डेरिवेशंस है तुम्हारी 3 डेरिवेशन, सबका आंसर सेम होता है, ठीक है। डेरिवेशन चेंज हो जाती है बट आंसर सबका सेम आएगा। इसमें एक चीज को तुम ध्यान रखना कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। पहला ध्यान ये है कि μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1। दूसरा u के ऊपर वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था, ऑब्जेक्ट हमारा u1 वाले मीडियम में था, तो u के ऊपर μ1 आ रहा है, ठीक है। तो μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही ऑब्जेक्ट था, तो ये हम चेक कर सकते हैं। यही आंसर बाकी आएंगे तुम्हारे, तो यहां तक नोट कर लो, बाकी की डेरिवेशंस कर सकते हैं। ओके बेटा।